अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ ये फैसला दे दिया। हुकूमत की तवक्कुआत भी थी, बहुत सारी ख्वाहिशात भी थी। फैसला ये आया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। 8 जज साहिबान ने यह फैसला लिखा। फिर 11 जज साहिबान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। और 13 के 13 जज साहिबान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला गलत इंटरप्रेट किया, उसकी गलत तशरीह की। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान टीवी चैनल्स पर आया जिससे उनकी भी कुछ जुर्रत का अंदाजा होता है कि मतलब यहां पे फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये फरमा रहा है कि ये आपने फैसला गलत इंटरप्रेट किया। वो कहते हैं कि जनाब हमने फैसले की गलत तशरीह नहीं की, हम तो इस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देख रहे थे। तो अब सूरत हाल ये है कि जो हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये कि 15 दिन के अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं था उनका वो जमा करवाएं और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। और बाकी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 के करीब सीटें नेशनल असेंबली में, सिर्फ नेशनल असेंबली में मिल जाएंगी, पंजाब और केपी की इसके अलावा हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामला आते हैं फॉर्म 45 वाले, अगर वो फॉर्म 45 के मुताबिक चल गए तो अगले 40 दिनों के अंदर जो फैसले हो जाने हैं ये तो गेम पलट सकती है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बना सकती है अगर उनके पास। दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब आप। जिस तरह आपने बड़ी पार्टी पीटीआई की बात की है बिल्कुल 100% है, लेकिन आवाम के लिए जरा थोड़ा सा आसान अगर फिगर में आपको जाना तो अगर आप देखें गौर करें तो कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान की तादाद 84 थी। अब जबकि पीटीआई के हमायत याफ्ता 8000 अरकान भी मौजूद थे तो इससे पीटीआई के हमायत याफ्ता तादाद बन गई 92 का फिगर आ गया। अब 92 पीटीआई के अफराद अगर हुए तो 22 इसमें जमा कर ले तो 92 और 22 को जमा करें तो 114। यानी आप ठीक फरमा रहे थे कि 114 रुकने कौमी असेंबली किसी के पास नहीं है, इस वक्त पीटीआई के पास है। दूसरी बात अगर आप गौर करें तो 336 रुकनी ये जो ऐवान है इसमें 2/3 अक्सरियत 224 की बनती है। अच्छा अगर 224 की बनती है तो कौमी असेंबली में वो तो उड़ गई, वो तो उड़ गई। असल बात ही ये है कि कौमी हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 209 है। 209 और 224 209-24 में यानी 15 सीटों का फर्क हुक्मरान इत्तेहाद को इस वक्त है, जो कि मुमकिन नहीं है पूरा होना। अब जबकि ये पूरा ही नहीं होना और 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती तो ये सारी गेम कैसे उलट गई। अच्छा वैसे आपको बता दूं अपने दिल की बात है, रात को मुझे ख्वाब भी आया था बाजवा साहब। एक ख्वाब में कौन आया था? हाँ उस ख्वाब एक बाबा जी आए थे, लंबी सी दाढ़ी थी उनकी। अच्छा। उन्होंने कहा तेरा मुल्क तरक्की कर रहा है और तेरे मुल्क में आइन में तरामीम हो गई है, आइन बड़ा पुराना हो गया हुआ तेरा, 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी और काजी फाइज ईसा को 3 साल मिल जाएंगे और सारी लहरें बहरें हो जाएंगी। जब मैं दफ्तर आया तो आपने जी बातें कर दी है। मुझे आपके ख्वाब पे ना बिल्कुल, मैं आपके ख्वाब से यकीन करता हूँ, सिर्फ मुझे उस पर एक एतराज है। क्या? वो जो बाबा जी आए उनकी दाढ़ी नहीं थी। भाई मेरा बाबा दाढ़ी वाला है, मैंने घर जाना है। अच्छा आगे चलते हैं। आप गौर करें अगर बाजवा साहब इस फैसले को अगर आप गौर करें तो आप 21 जून याद रखिएगा। 21 जून को चाइना का बंदा आया था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था मुल्क में इस्तेकाम लेके आओ। 21 जून के बाद 26 जून वो अमेरिका की सारी करारदाद तमाम कंसेंसस हुआ था। उसके बाद 21 जून 26 जून फिर 2 जुलाई अक़वाम मुत्तहिदा उन्होंने भी ये बात कर दी। अब तमाम प्रेशर जब डेवलप हो जाएगा तो और IMF ने भी की। कहां से आएगा यूएई की डॉलर, कहां से आएंगे पैसे? हुकूमत कह रही है पैसे आएंगे। इतना प्रेशर होने के बाद को देगा रकम आपको? ये बड़ा अहम सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमें देंगे, शहजाद भट्ट साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि ओवरऑल पीटीआई की भी ये डिमांड सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनको कुछ वैसे शर्म करनी चाहिए। इस हवाले से शर्म मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि उन्होंने फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, इसको मान लें कि हमसे गलती हुई, लेकिन क्या ये होगा? अब ये जानते हुए कि उनका आगे से जो रिएक्शन आया वो कहते हैं कि 13 जज साहिबान जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की फैसले की। हमने तो बिल्कुल कोई गलत तशरीह नहीं की फैसले की। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे।
वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस डिसीजन है, ये 13 जजेस ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले की तशरीह गलत की। लेकिन इलेक्शन कमीशन में ये ऑडेसिटी है, मैं कहूंगा, वो उन्होंने इतनी जुर्रत कर दी कि मतलब ये एक खबर इलेक्शन कमीशन जराए से चल रही है जो कुछ देर बाद एलामिया की सूरत में भी आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की है। तो कुजा ये कि इलेक्शन कमीशन पर कोई प्रेशर हो या मुतालबा किया जाए कि वो मुस्ताफी हो, उन्होंने इतना अहम जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसकी गलत तशरीह कर ली। वो तो कहते हैं कि मामला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का है और वो तो अभी जूं का तूं पड़ा हुआ है, तो फिर प्रेशर डालने का या उनसे मुतालबा करने का कोई क्या खास फायदा होगा कि वो मुस्ताफी हो जाए? देखिए, जो 13 जजेस हैं पाकिस्तान की या जो दुनिया का एक निज़ाम है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट कहा जाता है। और इसीलिए जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि वी आर नॉट इनफॉलेबल्स बट वी आर फाइनल। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा सही होगी, लेकिन वो फाइनल है। तो जो भी हायरार्की है, आपकी जुडिशल हायरार्की है, लीगल हायरार्की है, उसकी जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। और ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस का, यानी फुल कोर्ट का फैसला है। सिर्फ 4 जजेस जो हैं, आपको मालूम है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बना था उस वक्त 13 ही जज अवेलेबल थे। मुसर्रत हलाली जो थी वो चूंकि उनको दिल का प्रॉब्लम था तो वो हॉस्पिटल में थी और 3 जजेस अपॉइंट नहीं हुए थे। सो जितने अदालत में जज मौजूद थे वो सारे इस बेंच में जो हैं वो शामिल किए गए। अब वो जो 13 जजेस हैं, 13 के 13 जजेस जो पाकिस्तान की फाइनल आर्बिटर है, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिसकंडक्ट किया है और जिस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट की है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, वो बिल्कुल गलत थी। और एक सियासी जमात को उन्होंने, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, मैंडेट से महरूम किया। तो यहाँ की इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी यूनानिमस है, 13 के 13 जजेस। अब जो 2 ही तरीके हैं, या तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करेंगे, दूसरी सूरत में उनके ऊपर रेफरेंसेस आएंगे जो कि जाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसाइड करने हैं इन द लाइट ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो ये तो एलामिया जारी करके या बात करके वो अपने खिलाफ मुकदमे को मजीद मजबूत कर रहे हैं, इसका फायदा नहीं होगा। चौधरी साहब, अभी आज तक किसी ने रिजाइन किया तो नहीं है और रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऐसा लग भी नहीं रहा कि मतलब सिर्फ डिमांड आ जाए या इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस प्रेशर के अंडर वो रिजाइन कर जाएं, क्योंकि उनके पीछे जो पावर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर दूसरी बात कि रेफरेंसेस आ भी जाएंगे तो टेकअप होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। सही बात है आपकी। बेसिकली तो पाकिस्तान के अंदर यही प्रॉब्लम है कि चूंकि मॉरल अथॉरिटी जो है उसको कोई परवाह नहीं करता और एक्चुअली हमारे यहाँ कोई उसको इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं, इसीलिए जमहूरियत जो है वो मेयरली टेक्स्ट के ऊपर तो नहीं चलती ना, कोई बिहेवियर्स के ऊपर भी चलती है, रवैयों के ऊपर भी चलती है, ट्रेडिशंस के ऊपर भी चलती है। अब आप मुझे बताइए सिर्फ कि एक 13 जजेस सुप्रीम कोर्ट के एक बात के ऊपर पहुंचे हैं और उसके बाद अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इस ढिठाई के ऊपर आ जाएं कि हम नहीं इस्तीफा देते, आप जो मर्जी करना है कर ले, तो इससे तो आप, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में फिर बड़ा सुकम है और हमारे इदारों में बड़ा सुकम है। और इसकी अगर हर इदारा और हर शख्सियत यही फैसला कर ले कि नहीं, जब तक फिजिकली हमें आके उठा के कोई बाहर नहीं फेंकेगा हमने नहीं जाना, तो फिर जाहिर है कि उससे सोसाइटी जो है वो डिस्टेबलाइज होती है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को, या एटलीस्ट उनमें जो कुछ मेंबर्स हैं जो ऑनरेबल होंगे, जो जिनकी इज्जत होगी, वो कॉन्सिक्वेंसेस से भी बचेंगे अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जाएंगे। अदरवाइज तो आपकी बात ठीक है, देखना है कि पीटीआई और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कितना प्रेशर बना पाती है। कॉन्स्टिट्यूशनली वो प्रोटेक्टेड है, कॉन्सिक्वेंसेज उनके लिए क्या हो सकते हैं? वैसे में आप बात कर रहे थे ना नज़ायर की भी, आप प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे थे, जो 13 जनवरी का फैसला था काजी फायज ईसा साहब का, उससे बड़ा बेंच, 7 रुकनी बेंच, एक 1992-93 में बेनजीर भुट्टो वर्सेस स्टेट यही फैसला दे चुका था कि आप इंतखाबी निशान से महरूम नहीं कर सकते किसी को। उसको ये कह दिया कि ठीक है उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई, लेकिन हमारे तो यहाँ पे अदालतों के अंदर भी पुरानी नज़ायर को नहीं माना जा रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो पुराने नज़ायर नहीं ना आते, वो बाइंडिंग नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के तो चेंज कर सकती है, इलेक्शन कमीशन चेंज नहीं कर सकता। तो अब जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा,
एक तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि चूंकि वो खातर में नहीं लाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और वो उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, बट आई थिंक अभी तक सुप्रीम कोर्ट से ही बहुत बड़ी प्रोटेक्शन इलेक्शन कमीशन को मिली है और ये प्रोटेक्शन खत्म होने का मतलब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान को मालूम है कि क्या है। इससे पहले भी एक नोट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का मेजॉरिटी जजमेंट का मौजूद है जिसमें उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना करा के मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो हैं वो आएंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस भी अभी जो हैं, ठीक है, जब तक आप ताकत में हैं ताकत में, जब नहीं होंगे तो उस वक्त आ जाएंगे, वो तो मसला नहीं है। ठीक, इंतहाई काबिल एहतराम चौधरी साहब, वजीर कानून समेत हुकूमती जमात वाले कह रहे हैं मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। और इलेक्शन कमीशन के एक आला शख्स से जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे हैरान कर दिया। वो कहता है इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी ही नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, इनको मखसूस नशिस्तें देना उनकी समझ से बाहर है। तो आप जैसा कादावर शख्सियत जो है, इसकी समझ में ये फैसला आया, मांगी नहीं तो क्यों मिल गई, कैसे मिल गई, क्या प्रेशर है, क्या कहानी है, प्लीज को गाइड करें। बिल्कुल सही बात। अच्छा, नहीं, पहले बात तो यह है कि अगर आप जाए ना तरीके इंसाफ की लीगल स्ट्रेटजी के ऊपर, तो वो तो बड़ी फ्लॉड थी और उसमें कोई शुबा नहीं कि बड़ी मीडियोकर लीगल हिकमत अमली थी तरीके इंसाफ की, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, जब मैं ये हुए हैं इलेक्शन हुए हैं, मैं जेल से ये बात कर रहा था कि तरीके इंसाफ को किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपनी ही शिनाख्त के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी बनानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला इसका होना है। जो तरीके इंसाफ जो खामखा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उन्होंने बना ली और फिर ठीक है इलेक्शन कमीशन ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रवैया चला आ रहा था उन्होंने यही करना था। अब ये जो आज का ये जो फैसला आया है, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सिकंदर को, जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे। ड्यूरिंग द आर्गुमेंट्स, आपको याद होगा अगर आपने ये लाइव देखी हैं, तो जो 4 हियरिंग पहले ये क्वेश्चन हुआ मंसूर अली शाह साहब का कि आपने ये जो, बल्कि चीफ जस्टिस साहब का, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने यही इंसिस्ट किया जो अभी आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी वो तो पार्टी नहीं थी क्योंकि आपका फैसला था। अब इसके ऊपर खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान गो उनका फैसला बल्ला लेने का गलत था, लेकिन यहां पे आके वो भी थोड़े भौंचके रह गए और उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, हमने पार्टी कहां बैन की थी। तो ये जो आर्गुमेंट है कि हमने इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये नुक्ता खुद चीफ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं इन्होंने ये नुक्ता जो है वो उठाया था, जिसके बाद सारी बहस जो है वो इस तरफ डाइवर्ट हो गई कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है और एक पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है जबकि वोट लोगों ने उसको दिए हैं, तो आप हमें बताएं कि हम लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज कैसे करें। तो ये जो क्रेडिट जाता है ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के वकील को जाता है आज के फैसले का। अच्छा जौहर साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक 8-5 का, एक 11-2 का और फिर एक 13-0 का, वो सारे मतलब तहरीक इंसाफ के हक के अंदर वो आ गए, इसका कुछ असर हायर कोर्ट्स पर भी आएगा, ट्रिब्यूनल्स पर भी आएगा, वहां भी कुछ रिलीफ होगा, वहां पे प्रेशर कुछ कम होगा, या रियलिस्टिकली स्पीकिंग लगता यह है कि अब प्रेशर की एक नई लहर आने वाली है ताकतवरों की तरफ से अदालतों की तरफ? देखिए बाजवा साहब, पहली बात तो यह है कि इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत यह है कि ये पीटीआई को सीटें मिलना ना मिलना हम नहीं है, असल बात यह है कि हुकूमत का जो नंबर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का वो नहीं रहा और पीटीआई गो अब सबसे बड़ी जो है वो पार्लिमानी पार्टी भी बन गई है। बट आपने सुना होगा जब आजम नज़ीर तारड़ साहब जो थे उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला रहे हैं। जी जी। उसके बाद इरफान कादर साहब जो इस वक्त कंसल्टेंट हैं सदर पाकिस्तान के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला रहे हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज क्या था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज अदलिया से मुतल्लिक था जिसमें 2-3 कंपोनेंट्स अब पब्लिक हैं। एक तो यह है कि आप जजेस की उम्र 3 साल बढ़ा रहे थे जिसके नतीजे में मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो 3 साल और जो है उन्होंने रहना था। दूसरे पैकेज में वो हाई कोर्ट के जजेस की पोस्ट को ट्रांसफरेबल बना रहे थे, यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा था उनको सजा देने के लिए इस्लामाबाद से शरीयत कोर्ट में भेज दो, इस्लामाबाद से बलूचिस्तान भेज दो, सिंध भेज दो,
ताकि उनकी जो एक ताकत है वो ख़त्म हो सके। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो सारा मुकदमा था ये अदलिया की आज़ादी का मुकदमा था, क्योंकि हुकूमत ने बेवकूफ़ी की, उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया अपना एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जिससे पूरी अदलिया जो है वो एक सहम गई और उनको ये लगा कि ये तो बिल्कुल जो है, एक तो ज़ाहिर है सारी पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पैदावार है, पंजाब से, सिंध से, हर जगह से जो लोग आए हैं, उसके ऊपर आप कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके जुडिशरी का जो है वो बेड़ा गर्क कर देंगे। लिहाजा उस रिटेलिएशन के अंदर कह लें या उस एक पस मंजर में इस मुकदमे की अहमियत अदलिया की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए और अदलिया की अपनी आज़ादी के लिए बहुत बढ़ गई थी, और उसकी वजह से हमने देखा ये सब कुछ हुआ। तो बड़ा कथाकामी माफ बाजवा साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि अगर ये 2/3 मेजॉरिटी वाली जो बात कर रहे हैं आप पार्लिमानी पार्टी पीटीआई सबसे बड़ी हो गई है, तो अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती तो आप समझते हैं अदलिया के चीफ को ये बात कर रहे हैं? अभी आपने क्या फरमाया कि इनको एक्सटेंशन मिल जाती 3 साल मजीद की, क्या थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर सका? माफी चाहता। यही बात जी बिल्कुल। देखिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, जो मौजूदा वज़ीर कानून हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल एक ऐसा पैकेज मौजूद है जो हम लाना चाहते हैं, जिससे हम जजेस की जो मुद्दत है, मुद्दत मुलाजमत इस वक्त ये है कि आइन के तहत जब आप 62 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो हाई कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं, जब आप 65 साल को पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि वो एक अमेंडमेंट ला रही है हुकूमत आइन की इस प्रोविजन में, आर्टिकल 175 में, जिसके ज़रिए जो जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसमें 3 साल का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी वो 65 के बजाय 68 ईयर्स में रिटायर होंगे, जिसके बाद फायज़ ईसा साहब को 3 साल मजीद चीफ जस्टिस रहने का मौका मिल सकता था। अच्छा, मैं चौधरी साहब, आपने कहा ना कि एक यही जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला रहे थे और अदलिया से मुतालिक था, वो बिल्कुल दुरुस्त आपने ये निशानदेही की कि सारे यही सोच रहे थे, बेवकूफ़ी हो गई, वो बिफोर टाइम थोड़ा उन्होंने रिवील कर दिया अपना प्लान, और वो आपने एक वर्ड यूज़ किया, फिर आपने वापस भी ले लिया, रिटेलिएशन जजेस के हवाले से। खासतौर पे मैं हाई कोर्ट के जजेस की बात करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट की जो अभी नई चीफ जस्टिस साहिबा हैं, आलिया नीलम साहिबा, उनकी एक मुलाकात इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मीनिंगफुल मुशावरत इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ जारी है। पंजाब के फैसले बहुत अहम है ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, फॉर्म 45-47 का वहां पे नथारा होना है, तो उनकी जिस तरह से तकर्रुरी भी हुई, ड्राफ्ट रूल्स के ऊपर ही मामला बन गया। यहां से आपको क्या उम्मीद है? क्या वो उन्हीं ट्रिब्यूनल्स को बरकरार रखेंगी? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं इसके ऊपर, या फिर आपको लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा? देखिए, उसमें भी जो बैकग्राउंड में देखिए ना, वो ये है कि 7 जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो मुकर्रर किए जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने, और इलेक्शन कमीशन ने उन 7 में से 4 के ऊपर ऑब्जेक्शन दायर किए सुप्रीम कोर्ट में कि हमें ये 4 जजेस जो हैं एज ए ट्राइब्यूनल मंजूर नहीं है। अब वो 4 जजेस कौन हैं? वो हैं जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा, जस्टिस शमस मिर्ज़ा और एक इकबाल साहब। अब ये जो सारे जजेस हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट के जो जितने भी लॉयर्स हैं उनसे आप बात करेंगे, आप अपने कोर्ट रिपोर्टर्स से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि ये जजेस जो हैं दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रुप ऑफ जजेस। यही तो मसला है चौधरी साहब, जिनकी आज़ादी की, हाँ, जिनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर, जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई मुखालिफ भी सवाल नहीं उठा सकता जी। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इन 4 जजेस को आप वहां से हटा दें, और आपको पता ही है उसके बाद जिस तरह से जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने फैसला दिया सरगोदा के एंटी टेररिज्म जज को लेके, और फिर उनको एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब जो आलिया नीलम आई हैं, जस्टिस आलिया नीलम, उनसे आज आई सपोज जो कल रिपोर्ट हुआ था कि आज मुलाकात थी इलेक्शन कमीशन की। अभी नहीं पता अभी वो हुई है नहीं हुई, या वो उसको रीशेड्यूल किया गया या नहीं किया गया। उसके अंदर आलिया नीलम साहिबा ने फैसला करना है कि इन 4 जजेस को रिप्लेस करती हैं या नहीं करती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लाहौर को ये इख्तियार जो है रखेंगी उनको। आपके ख्याल में रखना चाहिए तो है? मेरे ज़ाती ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा जस्टिस आलिया नीलम के लिए, क्योंकि ये जो 4 जजेस हैं ये बहुत रिस्पेक्टेड जजेस हैं, और अगर इसको चीफ जस्टिस रिमूव करती हैं ट्राइब्यूनल से, तो फिर वो अपने इदारे के अंदर उनको आई थिंक शी विल बी लुक्ड डाउन अपॉन, उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। एक दूसरी साइड पे भी तो है ना, एक जो पुरानी इक्वेशन बनी हुई है कि जो प्लान था सारा का सारा वो तो ज़मीन बोस हो जाएगा। फिर
अगर ये 4 जजेस रखे गए और फिर ट्रिब्यूनल्स के अंदर फैसले बाकायदा फॉर्म 45 के मुताबिक आ गए, इतनी लंबी जो एक्सरसाइज की है अभी तक तहरीक इंसाफ को बाहर रखने की और ये हुकूमत बनवाने की, और फिर आगे वो जो बताया जाता है कि बहुत सारे मामला इस हुकूमत के थ्रू चलाने, वो फिर सारी की सारी जमीन बोश हो जाएगी। मुझे इस वजह से यकीन नहीं आता। बिल्कुल, देखें ना, आज ये नंबर जो है अब पीटीआई का बढ़ के हो गया है तकरीबन 120 के करीब, क्योंकि 22 लोग ऐड हो गए हैं। 93 और 45 और 92 प्लस 92 प्लस 22 कर लेना सर, 114 का फिगर आएगा मेरा ख्याल है। आज 114 का फिगर आएगा। एक चौधरी इलियास साहब जो गुजरात से जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ने क्यू लीग में शामिल करा दिए, वो भी पीटीआई में वापस आ जाएंगे। 115 का फिगर ये आ जाएगा। उसके साथ अब आप जेयूआई के 2-3 लोग मिलवा लें तो 118-20 लोग ये बन जाएंगे। और इस वक्त जो 50 सीटें हैं पंजाब की, जिनके ऊपर ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, अगर वो 50 सीटें 45 डेज में उनका फैसला हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई और जेयूआई जो पार्टीज हैं ये क्रॉस कर जाएंगी 170, और आपको मालूम है हुकूमत बनाने के लिए चाहिए 167 इस वक्त। तो इसलिए हुकूमत का अगला महीना जो है वो बड़ा भारी है, स्पेशली जो ट्राइब्यूनल्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे वो तारक जहांगीरी हों, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हों, वो सारे जजेस टारगेट पे हैं, सोशल मीडिया पे भी और उधर भी, जो ट्राइब्यूनल्स की समाअत कर रहे हैं। और सारे का सारा मसला जो है वो ये है कि ये जजेस जो ट्राइब्यूनल्स को बने हुए हैं और जो ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 के मामलात को देख रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो एक रेफरेंसेस लाए जा रहे हैं, चीज़ें लाई जा रहे हैं, क्योंकि ये आई थिंक मैक्सिमम इन 40 डेज पूरे की पूरी जो पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप है ये चेंज हो सकता है अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करे। जॉय साहब, जो बात आप फरमा रहे हैं, मेरे भी जो बाइतमाद और मुक़्तदर ज़राए हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील हो रहा है। मैं भी एग्री हूँ आपसे, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ये जो आज का एक्शन आया है इसका रिएक्शन आ रहा है और पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। आपको नजर आ रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक सर? देखिए, जब इलेक्शनों के बाद अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको मालूम है असलम घुमन साहब को सियालकोट से उनको उठाया गया, ये हमारे चौधरी इलियास साहब जो हैं इनको उठाया गया, उसके बाद वो लाहौर में वसीम कादर थे उनको उठाया गया, बहुत सारे लोग थे जिनको उठाया गया। उनमें सवाए वसीम के एक MNA के किसी ने अपनी वफादारी नहीं बदली। तो जब इतने उस वक्त हालात पीक पे थे तो लोगों ने अपनी वफादारी नहीं बदली, तो अब कैसे बदलेंगे? और उसकी वजह यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत दबाव होगा, लेकिन इन लोगों के ऊपर उनके हलके के लोगों का दबाव उससे भी कहीं ज़्यादा है। बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बन सकता है या कोई ऐसा जो है वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि सच्ची बात यह है कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा एक जो भी आप देखिए ना, जो लोग गए हैं पीटीआई को छोड़ के, राजा रियाज को आप देखें, नस्लों की सियासत खत्म हो गई है। आपने नवाब शेर वसीर को देखे, नस्लों की सियासत खत्म हो गई। बड़ा मुश्किल है लोगों के। बिल्कुल। अच्छा, एक ब्रेक छोटी सी लेनी है चौधरी साहब, बस आते हैं तो फवाद चौधरी साहब के सामने ये सवाल रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात तो होगी नेशनल असेंबली में, लेकिन जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसके नंबर्स को खतरा तभी लायक हो सकता है कि जब उस हुकूमती इत्तेहाद में से कोई जमात निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करे, और क्या वो कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने उनको इकट्ठा रखा है वो करने देंगे। एक ब्रेक के बाद सवाल रखते हैं। बहुत से फैसले खासतौर पे अदालती और बहुत सी और चीजें तहरीक इंसाफ के हक में तो जा रही हैं, लेकिन ताकतवरों का एक अपना फैसला है, वो भी तब्दील होता को खास नजर नहीं आता। फवाद चौधरी साहब, इस वक्त अगर फर्ज किया जाए कि किसी तरह से ट्रिब्यूनल्स के मामलात, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे टाइम बार्ड है, उनकी बातों से ये बू आई कि वो इन टाइम बार्ड उजरदारियों को वक्त गुजार देना चाहते हैं ताकि उसके बाद ये खुले ना। फर्ज कर लीजिए कि वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो क्या इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में बैठी कोई जमात है, खासतौर पीपल्स पार्टी, जो निकल कर अगर तहरीक इंसाफ उनके साथ बात करे तो वो इकट्ठे हुकूमत बना सकते हैं, या उनको निकलने कोई नहीं देगा आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में तो जरदारी साहब ने जो लाहौर के दौरे में तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं।
और उन्होंने कहा है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही और हो सकता है कि हम ये हुकूमत जो है वो अगर बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। सो नून लीग की जो इस वक्त जरदारी साहब की पोजीशन है वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो अब इसके बाद अगर बिलावल साहब जो हैं वो वैसे वो डेमोक्रेट है, वैसे तो बाजवा साहब मैं बड़ा हैरान हूँ एक्चुअली पीटीआई इसकी पीपल्स पार्टी की ओवरऑल भी पॉलिटिक्स के ऊपर, कि देखिए अगर वो पीटीआई को हुकूमत बनाने देते, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई थी, तो आज सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी है इस ऐवान में, बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सीटें नून लीग से ज्यादा थी। फॉर्म 47 को जिस तरीके से मैनिपुलेट करवाया गया, पीपल्स पार्टी को जो है वो तीसरी पोजीशन पे लाया गया, असल में ज्यादती पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों के साथ हुई है। आपने जो नून लीग को जाली वो जो अपना दे के सीटें जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की नंबर 2 खान साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनानी नहीं थी ना, मसला ये भी है। नहीं, बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हुकूमत ये बनाई वो पीटीआई को बनाने देते और खुद अपोजिशन लीडर बन जाते बिलावल भुट्टो। एक सदारत और 2 गवर्नरियां बेहतर थी, या मेन अब आपकी जो एक मेन राइवल पार्टी है पीएमएलएन वो आउट हो गई है। अब पीपल्स पार्टी को कितने नफलों का सवाब है जो उसने नून लीग को जिंदा कर दिया। देखिए ना, अगर मैं पीपल्स पार्टी को एडवाइस कर रहा हूं तो मेरे लिए तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि नून लीग आउट हो गई है, पीपल्स पार्टी नंबर 2 पोजीशन के ऊपर है पूरे पाकिस्तान में, और लीड अपोजिशन आप लें बिलावल साहब की। तो अगर आप बिलावल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें तो मेन अपोजिशन लीड करनी चाहिए ना, बजाय इसके कि वो साइड के ऊपर बैठे हुए ऐसे साइड पे बैठे दही खा रहे हैं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब दे दें कि जिन्होंने ये गुलदस्ता इकट्ठा किया है उसमें से एक फूल पीपल्स पार्टी का निकल कर इधर को आ जाए और नया गुलदस्ता बना ले तहरीक इंसाफ के साथ, ये मुमकिन है आपके ख्याल में? सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना इंपॉर्टेंट है, और जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी पीटीआई को नॉर्मलाइज ही करना चाहिए। ऐसे जो ही कोई छोटी मोटी कामयाबी हो जाए तो उसके ऊपर नारे मारने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर अपने मुखालफों को रिडिक्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, आदमी को बैलेंस लूज नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है वो रीच आउट करना चाहिए, मुल्क को नॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी है, और लेट पॉलिटिकल पार्टीज प्ले देयर गेम्स, पाकिस्तान ऐसे ही नॉर्मल होगा। चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एस्टैब्लिशमेंट और बानी पीटीआई के दरमियान जो राब्ते या मुज़ाकरात हैं, इन्हें आप खुलकर होता नहीं देख रहे, और आप जैसा कद काट वाला सियासतदान क्या आप ऐसी कोशिश नहीं करेगा कि मुज़ाकरात किए जाएं और इसमें पहल करे? क्या इज इट पॉसिबल सर? देखिए, सच्ची बात यह है कि मैं तो नॉर्मलाइजेशन का हामी हूँ, वो इसके बावजूद कि मैं समझता हूँ कि हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। हमें जो जिस तरह से इलेक्शन लड़ने से रोका गया, फिर उससे पहले हमें जिस तरीके से पार्टी में हमें जो है हमारी पोजीशन को ख़राब किया गया, इसके बावजूद, सारी ज्यादतियों के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के इंटरेस्ट यही है कि ये हालात जो हैं वो नॉर्मल हों। ज़ाहिर है मेरी तो हैसियत पोजीशन शायद नहीं है अब कि हम ये चीज़ इनिशिएट कर सकें, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को बहरहाल पहल करनी चाहिए, क्योंकि देने का सब कुछ पावर उनके पास है ना। पीटीआई ने क्या करना है? इमरान खान जेल में है, उनकी बेगम जेल में है, सारे पॉलिटिकल कैदी जेल है, तो एस्टैब्लिशमेंट ने सोचना है कि उन्होंने क्या कंसेशंस जो हैं वो इमरान खान को देनी है ताकि मुल्क को हम नॉर्मलाइज करें। और देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन है, ये मुल्क नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकता इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी को नज़रसानी करे और इमरान खान के लिए जगह पैदा करे इस सारी पॉलिटिकल शतरंज में। लेकिन फवाद भाई, पिछले 15 दिन से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर छोड़कर मरी में बैठे हुए हैं, और वो भी बैठकर शतरंज की सियासी बिसात बिछाई हुई है। अब तमाम अफराद अगर कोशिश कर रहे हैं, एक शख्स करना ही ना चाहे, तो फिर उसका हल क्या है? कौन नहीं करना चाह रहा? बानी पीटीआई? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान ने तो हमेशा बात की है रीअप्रोचमेंट की, इमरान खान ने हमेशा बात की है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम जो है हर वक्त एक धिंगा मुश्ती में और उसमें लगे रहें। सो इमरान खान तो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, लेकिन देखिए, इमरान खान पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये उनको जो भी वो बात होगी, इमरान खान को इज्जत तो देनी पड़ेगी, इमरान खान की बात को सुनना तो पड़ेगा। अगर कोई सुनेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, ये इद्दत जैसे जो केसेस हैं जिसका मतलब सिर्फ ह्यूमिलिएट करना है वो चलेंगे, तो जाहिर है कि मामला तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि पहल तो एस्टैब्लिशमेंट ने करनी है जिनके पास ताकत है और जहाँ पे मामला जो हैं वो इतने बिगड़े। अच्छा चौधरी साहब, पहल तो उन्होंने करनी है, रियलिटी कुछ इस तरह से है कि 2-4 रोज पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 3 केसेस में वो पूरी जमानत कैंसिल की। वहां पर जज साहब ने कहा कि जो रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ फौजी तनसीबात पर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। जमान पार्क में 15 लोगों ने एक मीटिंग की, मुझे नहीं पता शायद आप भी उसके अंदर मौजूद हों। 7 मई को ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद एक ये भी रिपोर्ट किया गया कि प्रोसिक्यूशन ने आके कोई यूएसबी वहां पे जज साहब को दिखाई कि ये सबूत भी यहाँ पे मौजूद है, ये बाकायदा प्लानिंग की है और उसके बाद ये सब मामला हुआ जिसके बाद जमानतें मुस्तरद हुई हैं। तो ये कहना या ये सोच लेना मैं तो नहीं सोच सकता। नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखे ना इनकी हालत ये है प्रोसिक्यूशन की कि इस्लामाबाद में मेरे पे केस है कि मैं चक्री में मौजूद था, फैसलाबाद में केस है कि मैं लाहौर में मौजूद था, मुल्तान में मेरे पे केस है मैं मुल्तान में मौजूद था। तो उस दिन कहां पे थे वैसे चौधरी साहब? एक ही 7 मई को कहां पे थे? प्रोसिक्यूशन है, जमान पर थे आप? 7 मई को मैं तो इस्लामाबाद था। अच्छा, आप नहीं थे उन 15 में? नहीं, मैं तो इस्लामाबाद था 7 मई को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपस में तो तय कर लेना हम कहां थे। एक ही पुलिस है, एक ही प्रोसिक्यूशन है, हर जगह के ऊपर उन्होंने पोजीशन डिफरेंट लिखी हुई है। और इमरान खान के ऊपर 7 मई को कोई मीटिंग नहीं हुई, कहीं पे कोई कुछ नहीं था। 7 मई को कैनेडियन हाई कमीशन जो था, मैं देख रहा था, वो इमरान खान से मिल रहे थे वहां पे, और सारी जो अपना वहाँ पे एक्टिविटीज़ थी इमरान खान की रोज़ाना की रिकॉर्डेड होती हैं। आपके अपने नुमाइंदे वहाँ पे थे, कोर कमेटी की तो मीटिंग ही नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है हमारे तो यहाँ मुज़ाकरात जो थे वो फाइनल हो रहे थे इनके साथ, पीपल्स पार्टी और नून के साथ, इलेक्शंस के मामलात के हवाले से। तो ये अठोठी जो है वो चीज़ें, इससे तो मामला ख़राब हो रहे हैं। अगर मुझे आप बताएं, पाकिस्तान का अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो फिर आप लोगों ने एहतजाज करना है, फलां जगह जाके हमले करने हैं, उसके कुछ सबूत भी वो बकौल उनके पास मौजूद हैं। आप जब गिरफ्तार थे या फिर जब जिस वक्त आप अबडक्टेड थे, आपसे भी कोई इस तरह का सवाल पूछा गया था या कहा गया था कि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है? नहीं, कोई बात ही नहीं कभी की हुई, ना ही कभी जो है वो किया गया। जब बाहर निकले अदालतों से जमानत करा के, तो देखिए ना, इसीलिए तो मजाक बन गया है। आपने हजारों लोगों को जो है वो, जो किसी को कोई केस नहीं मिला, उन्होंने कहा चलो 9 मई में डाल दो। आप सिर्फ अगर आप किसी को टाइम लगा के प्रोसिक्यूशन स्टोरीज पढ़ें जो 9 मई की हुई हैं, तो आप खुद ही सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या केसेस बनाए हैं उन्होंने और क्या किए। लोगों को सिवाय आईओज जो हैं वो करोड़पति हो गए। आपने खबर पड़ी होगी कि किस तरह से लोग, गिरफ्तार लोगों का सामान जो है वो बाहर बाजार में बिक रहा है। तो इस तरह से जो है वो लोगों को पुलिस ने जो है वो इन्वॉल्व किया, लोगों को ख़राब किया गया। और ये जो केस है, जज साहब ने जो ज़िमनी थी आईओ की, उसको जजमेंट बना के जो है वो इमरान खान की ज़मानतें कैंसिल कर दी। और मुझे आप बताएं कितनी ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान के 80% लोग आज जिस लीडर के पास खड़े हैं, आप वो कह रहे हैं एंटी स्टेट। लेकिन जौहरी साहब, खतरनाक बात तो ये है ना, पॉपुलेशन का जो आखिरी बात सिर्फ आपसे पूछनी थी, आपने कहा कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। असल खतरनाक बात तो यह है कि बेटर सेंस इज नॉट प्रिवेलिंग। इस जमानत कैंसिल होने से यह नजर आता है। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप क्या करना चाह रहे हैं? हम पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को एंटी स्टेट डिक्लेयर करके, आप बताएं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये तो मतलब सोचने वालों का काम है ना कि वो क्या, हम पाकिस्तान को किधर लेके जाना चाहते हैं। पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। मजीद इसमें उसको अगर हम बढ़ाएं और इस तरह से उसको आगे लेके जाए तो वो तो तबाही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस सब मामलात के अंदर हुई। और मामलात आगे बढ़ किस तरह से सकते हैं इस पर तो तफसील से बात हुई, लेकिन एंड पे लुब्बे लुब आप व्हाट्सएप कुछ यूं ही निकला कि आगे शायद उस तरह से बढ़े ना जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि वो। खैर, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में चीखना शुरू हो गए, खत्म हो गया। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।